जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 2 तारीख और वार है बुधवार। आज की तमाम खबरों को लेकर के, और मुझे मालूम है थोड़ा सा हम लेट हुए हैं, और उसका एक कारण था कि अभी हम कुछ मिनट पहले ही आपको एक लाइव दिखा रहे थे अग्रसेन कॉलोनी से। दरअसल हमारे पास में जब हम लाइव की तैयारी कर रहे थे और अनछुए फैलू आपको दिखाना चाह रहे थे, तब हमारे पास एक खबर आई अग्रसेन कॉलोनी से कि चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया गया है वहाँ पर। और हम वहाँ पहुँचे, लेकिन मामला ये था कि बहुत छानबीन की, 2 मंजिल 3 मंजिल का वो मकान था, और पूरी छानबीन करने के बावजूद भी चोर वहाँ से फ़रार होने में कामयाब रहे। उदयी मोड़ पुलिस थाना जो है उसको सूचना दी गई, और पुलिसकर्मी जो है वो मौके पर पहुँचे और बहुत बारीकी से जांच की गई पूरे मकान की। दरअसल वो मकान सूना था, कोई रहता नहीं था वहाँ पर, और पड़ोसियों का ये कहना था कि साहब 6-7 बजे तक ताले लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद में अचानक पड़ोसियों का जब वहाँ से गुजरना हुआ तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। तुरंत उन्होंने सूचना दी कि आखिर ताला टूटा कैसे। जब हम वहाँ पहुँचे पुलिसकर्मियों को साथ लेकर के, तो ताले सारे टूटे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक एक जगह को जब खंगाला गया तो वहाँ से कोई भी आरोपी या कोई भी ऐसा संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि अग्रसेन कॉलोनी में जिस मकान में ये वारदात हुई वो मकान बहुत कंजस्टेड एरिया में है, यानी एक छत दूसरी छत से मिली हुई है, और छत का जो सबसे मुख्य दरवाज़ा था ऊपर ही ऊपर, जिसको हम जीने का दरवाज़ा कहते हैं, वो आधा बीच में से टूटा हुआ था। यानी कुल मिलाकर के एंट्रेंस और एग्जिट वहीं से किया है संदिग्धों ने। तो छतों पर पार करके और वो शायद निकल जाने में कामयाब रहे, लेकिन मकान सूना था, इसलिए बड़ी वारदात कोई नहीं हुई। पदम जी, पूरा घटनाक्रम मुझे बताइए। पूरा घटनाक्रम ये है, कुछ दिन पहले ये मकान बिक चुका था और जो नए मकान मालिक ने ताला लगा के वो चला गया था। अब चोरों ने सोचा मकान सूना है, ताला लग रहा है, इसलिए चोरों ने उसके निशाना मेन गेट का ताला तोड़ के अंदर प्रवेश करके जो अगल बगल के जो लोग हैं, तो उन्होंने अभी आधे घंटे पहले तो देखा तो ठीक था। जब जब टहलने के लिए आया तो देखा तो मकान टूटा पड़ा था और गेट खुला हुआ था। तो उन्होंने तुरंत, बंटी जी रहने वाले हैं वहाँ के, उन्होंने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया कि भाई पत्रकार जी इस तरह से ताले टूटे हुए मकान के। तो मैं तुरंत फवारा चौक पर आया और होमगार्ड के जवानों को लेके तुरंत एडिशनल साहब को फ़ोन किया मैंने कि चोर मकान में घुसे हुए हैं, तुरंत आप आपकी पुलिस भेजिए, और मैं ये होमगार्ड के जवानों को लेके जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। तो हम पहुँच गए वहाँ पर, और मकान के एक हमने कमरा, उन्होंने होमगार्ड वालों ने देखा और हमने भी जाके देखा, तो वो चोर ऊपर से जाके निकल गए थे। कुल मिलाकर के हमने आपको वहाँ से लाइव दिखाया था कि वारदात हालांकि बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि मकान पूरी तरह खाली था और अभी खरीदा गया था वो। लेकिन कहीं ना कहीं जो संदिग्ध पकड़ में आने चाहिए थे वो नहीं आए, क्योंकि वो वहाँ से छत के रास्ते से निकल जाने में फरार हुए। तो ये एक मामला हमने आपको लाइव दिखाया था, और उसी की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, क्राइम की कि क्या हुआ। तो दूध की डेयरी के पास में आज शाम को थाना कोतवाली ने कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 35 बरामद की। कुल मिलाकर के अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है गंगापुर सिटी की, चाहे वो स्मैक के खिलाफ हो, चाहे जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करना हो। लगातार कार्रवाइयाँ इन दिनों की जा रही हैं। कल जो 2 स्मैक के आरोप में गिरफ्तार किए थे लोग, उनको आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर अब उनको भेज दिया है। कुल मिलाकर के अब पुलिस उनसे गहनता से जांच करेगी कि उनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, और कुल मिलाकर के उनकी जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है और कहां तक फैली हुई है। स्मैक के कारोबार के रोकने के लिए ये एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा अब की जाएगी। आज पंचायत समिति सभागार में विधायक रामकेश मीणा और प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम, एसडीएम और एएसपी की मौजूदगी में गंगापुर सिटी के जितने भी धर्मावलंबी हैं और धर्मगुरु हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, उनके जो धर्मगुरु हैं उनके साथ में मीटिंग की, उनके साथ में बैठक की। बैठक का प्रमुख उद्देश्य ये था कि आगामी 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल जो हैं वो खुलने वाले हैं, लेकिन उनको किस तरह खोला जाए, इसको लेकर के आज प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की। सभी धर्मगुरुओं से बात करने के बाद में ये कहा कि आप बिल्कुल अपने धार्मिक स्थलों को खोल तो सकते हैं इबादत के लिए, पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए, लेकिन मेडिकल एडवाइजरी का कहीं ना कहीं आप लोगों को पालन करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। यानी जितने भी श्रद्धालु, चाहे वो मंदिर में हो चाहे मस्जिद में हो, वहाँ एक तो सैनिटाइजर वो इस्तेमाल करना है आपको, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इनकी पालना आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। इसके अलावा मीटिंग के दौरान ये एक डेमो भी पेश किया गया था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें पैर से चलने वाली जो सैनिटाइजर मशीन है उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि आप बेवजह किसी एक आदमी को वहाँ बैठा देंगे और वो लगातार करता रहेगा तो ये एक लंबी प्रक्रिया है।
इससे अच्छा ये है कि आप हर धार्मिक स्थल के दरवाजे पर एक पैडल से चलने वाली जो मशीन है उसको आप लगा दें। जो भी भक्त है, श्रद्धालु है, वो आएगा इबादत करने या प्रार्थना करने, तो वो खुद ही अपने आप को सैनिटाइज कर लेगा। अब समस्या ये थी कि साहब वो मशीन कितने की आती है और वो मशीन हर धार्मिक स्थल को लगानी पड़ेगी। लेकिन विधायक रामकेश मीणा ने बहुत अच्छी पहल की और मौके पर ही इसकी समस्या का निस्तारण भी कर दिया। दरअसल उन्होंने एसडीएम साहब से कहा कि मेरे विधायक कोटे से 22.5 लाख रुपए जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं, क्यों ना जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर इस मशीन का पैसा जो है वो मेरे विधायक कोटे से दे दिया जाए। तो ये एक स्वागत योग्य कदम था विधायक रामकेश मीणा का और इसका सभी ने ताली बजाकर स्वागत भी किया कि साहब अच्छी बात है, 1500, 2000 या पता नहीं कितने पैसे हमको खर्च करने पड़ते और तब जा करके वो मशीन लगानी पड़ती। इससे अच्छा ये है कि अब वो मशीनें लोगों को मुफ्त में मिलेंगी, यानी धार्मिक स्थलों पर अब टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और इन मेडिकल एडवाइजरी का पालन करना ज़रूरी है। और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनसे भी मेरा ये कहना है, देखिए प्रशासन प्रयास ये कर रहा है कि स्थिति सामान्य हो, यानी कुल मिलाकर के लोगों की ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटे, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का जो सहयोग है वो बराबर प्रशासन को मिलता रहना चाहिए। तो हमारी भी आप लोगों से अपील है कि एक तो बेवजह कोशिश ये करें कि आप जो भी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, वो घरों में ही करें जैसा अब तक करते आए हैं, जब तक स्थिति सामान्य ना हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि साहब ज़रूरी है मंदिर में भी जाना है या मस्जिद में भी जाना है या चर्च में भी जाना है या गुरुद्वारे जाना है, तो आपको मेडिकल एडवाइजरी की पालना तो करनी ही होगी, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इन मेडिकल एडवाइजरी का पालन ज़रूर करें। और हमारे जी न्यूज़ के जो पेज है उस पर हमने इसको डाल दिया है, आप बिल्कुल बारीकी से इसको पढ़ सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। 7 सितंबर से धार्मिक स्थलों पर लगने वाली पाबंदी को जब हटा दिया गया है तो ये पंचायत समिति जो सभागार है उसमें ये मीटिंग हुई थी। संजय जी ने कहा कि वो मशीन 550 रुपये की आती है। बिल्कुल संजय जी, हमें नहीं पता वो कितने की आती है, लेकिन कुल मिलाकर के है कि विधायक साहब ने एक अच्छी पहल की है और अब उन्हीं के विधायक कोटे से ये मशीनें धार्मिक स्थलों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये हुआ था। इसके अलावा अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है कि आज लाटा हाउस वार्ड नंबर 33 से मैंने एक लाइव खबर आपको दिखाई थी, क्योंकि लगातार वहाँ से लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि साहब लगातार वहाँ जो नल हैं उनमें गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। ताज्जुब की बात यह थी कि ये वो इलाका है जहाँ से संगीता बोहरा जी खुद पार्षद भी हैं और सभापति भी रही हैं। मैंने वहाँ जाकर के लोगों से जब मालूमात की, घरों में जाकर के उनके पानी की सप्लाई को देखा, तो वाकई में वो इतना गंदा पानी था कि पीना तो दूर, आप उससे कपड़े भी नहीं धो सकते। लोगों का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार इस बारे में सूचना दी जा चुकी है, विभाग को सूचना दी जा चुकी है, जेईएन एईएन महोदय सबको बताया जा चुका है। जेईएन महोदय जो हैं वो खुद आकर के देख चुकी हैं स्थिति को, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीने या 2 महीने से नहीं, बल्कि कोरोना से पहले से ही ये गंदे पानी की सप्लाई चालू है। मैंने तुरंत मौके पर इसको लाइव भी दिखाया और जो जेईएन है अर्चना जी, उनसे मैंने बात भी की। अर्चना जी का कहना था कि बिल्कुल सर मुझे पता है, और क्योंकि ये लाइन बहुत पुरानी है, अगर इस लाइन को खुदवा करके और साफ़ करवाया जाए तो इसकी गहराई जो है वो लगभग 7 से 8 फीट है। तो इससे अच्छा ये है कि इन दिनों कॉलोनियों में नई पाइपलाइन डाली जा रही है और कहीं ना कहीं लाटा हाउस का भी नंबर है और बहुत जल्दी वहाँ भी नई पाइपलाइन डाल दी जाएगी ताकि इस समस्या से परमानेंटली उनको निजात मिल पाए। तो मैंने वहाँ कॉलोनी वाले जितने भी लोग थे उनसे बात की और उनका कहना ये था कि साहब अभी फौरी तौर पर कोई राहत अगर पहुंचा दी जाए तो अच्छा है, वरना स्थायी रूप से समाधान जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो कुल मिलाकर के ये देखते हैं, अगर कल या परसों में उस लाइन को, उसके लीकेज को और गंदे पानी की समस्या को अगर दूर कर दिया जाए तो उसके बाद में नई पाइपलाइन जो है वो वहाँ बहुत जल्दी डाल दी जाएगी। पदम जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अमृत योजना का काम तो चल रहा है और आज आप दिन भर वार्ड नंबर 32 में मौजूद रहे। अभी जोंटे का काम तेज़ी से चल रहा है, जहाँ पर जोंट करने हैं उसकी वजह से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। कुछ दिनों में जोंट जब पूरे हो जाएंगे तो गंदा पानी अपने आप, क्योंकि वो लीकेज की वजह से और गलत कनेक्टिविटी की वजह से ही आता है वो गंदा पानी। तो वार्ड नंबर 33 के जितने भी हैं लाटा हाउस या उसके आसपास रहने वाले लोग, उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें और बहुत जल्दी आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 45 सैनिक कॉलोनी रिको एरिया। उन लोगों ने, इस खबर को मैंने कल लाइव भी दिखाया था कि रेलवे का जो काम चल रहा है दौसा गंगापुर रेल लाइन, और उस काम के चलते हुए उनका जो मुख्य रास्ता है जहां से वो लोग आवागमन करते थे वो बंद हो गया। कल उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, मैंने वहां से लाइव भी चलाया।
आज उन लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और उनका ये कहना था कि साहब 15 फीट का रास्ता हमको दिया गया था, लेकिन रेलवे के काम के चलते और ट्रैक अब वहाँ बना दिया गया है, तो वो जो रास्ता था वो बंद हो चुका है। मैंने वहाँ मौके पर जब कल लाइव देखा तो वाकई में स्थिति ये है कि आप एक मोटरसाइकिल भी नहीं निकाल सकते क्योंकि रास्ता ही बंद है। तो आप निकालोगे कहाँ होकर के? या तो आपको ट्रैक पर गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। दूसरी बात, अगर कॉलोनी में पानी का टैंकर जाएगा तो वो कैसे जाएगा? आज एसडीएम साहब ने भी इस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत आदेशित किया। उसके बाद वो लोग जन सुनवाई में विधायक रामकेश मीणा जी से भी मिले और विधायक महोदय ने भी तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को राहत दिलाई जाए और इनका जो ऑथेंटिक रास्ता है, जो अधिकृत रास्ता है, वो इनको उपलब्ध करवा दिया जाए, क्योंकि ये कॉलोनी कोई नई नहीं है। अगर लगभग 35 साल पहले बसी हुई कॉलोनी है, वार्ड नंबर 45 है, वो लोग वोट भी करते हैं, नगर परिषद का हिस्सा हैं, तो आप किसी का आम रास्ता कैसे बंद कर सकते हैं? या तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो रास्ता है उसको लेकर के जो सही तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए। तो उन लोगों ने ज्ञापन दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बौली के सौतौली गांव में आज शव मिलने से दरअसल 25 वर्ष का रहने वाला युवक 25 वर्ष की उम्र वाला युवक वीर सिंह मीणा मिर्गी का रोगी था और पुलिस के अनुसार ये है कि रात को बालाजी के स्थान पर कोई धार्मिक प्रोग्राम था और जब वो वहाँ से लौट रहा था तो रास्ते में उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और इस कारण वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। तो शव को पोस्टमार्टम करवा करके और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ एक अहम मुद्दे की, और अहम मुद्दा ये है कि मैंने कल आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के मौजूदा कांग्रेस सरकार से सवाल जवाब बनते हैं। आज हमने सुबह से लगातार हम पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी से संपर्क करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, मगर उनका फ़ोन या तो नॉट रीचेबल आ रहा है या स्विच ऑफ आ रहा है। लगातार हमने उनसे संपर्क किया लेकिन उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया। उसके बाद में हमने बात करने का प्रयास किया कांग्रेस की प्रवक्ता और एक कद्दावर महिला नेता अर्चना शर्मा जी से। उनसे हमारी बात ज़रूर हुई और इन मुद्दों को लेकर के हमने उनसे बात ज़रूर की है और उन्होंने कहा कि सर मैं आज अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन मैं कल आकर के और इन सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। और उसमें हमने पांचना बांध का जो मामला है वो भी उठाया है कि मैम आखिर जब सचिन जी ने चुनावों से पहले ये वादा किया था कि इस मामले को सुलझा दिया जाएगा, तो आखिर इस पर तलवार अभी भी क्यों लटकी हुई है? क्योंकि किसान आंदोलन को मजबूर हैं और कहीं ना कहीं अब वो अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह बना रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है आपको एक बड़ा आंदोलन देखना पड़े और उससे मौजूदा कांग्रेस सरकार को जूझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कल अर्चना जी से या सचिन जी से हमारी बात ज़रूर होगी और पाचना का जो पेच है उसको सुलझाने का हम ज़रूर से ज़रूर प्रयास करेंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ा ट्रेंड कर रही है और वह है बेरोज़गारी को लेकर के। एसएससी हो, आरआरबी हो या रेलवे की नौकरी हो, उनको लेकर के बेरोज़गार अब त्राही कर रहे हैं और उनका मौजूदा मोदी सरकार से ये कहना है कि साहब सब चीज़ों का आप निजीकरण तो कर रहे हैं, लेकिन इन बेरोज़गारों का क्या होगा जिनकी नौकरियों का मामला बहुत लंबे समय से लंबित है। कुल मिलाकर के ये है कि बेरोज़गारों के लिए, और अरुण चतुर्वेदी जी से हमने बात भी की थी परसों और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात को लेकर के चिंतित ज़रूर है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं रोज़गार के जो अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इनमें भी कहीं ना कहीं नए ऑप्शन अब खुलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राहत ज़रूर देगी केंद्र सरकार इन युवाओं को, और युवाओं में बहुत ताकत है और जब युवा सरकार बना सकते हैं तो युवा मादा भी रखते हैं कि वो किसी सरकार को गिरा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज ये बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। हाँ, एक ज़रूर खबर आई है कि जो लोग अब तक पबजी खेल करके अपना टाइम पास कर रहे थे उनके लिए बड़ी दुखद खबर है। उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं क्योंकि 118 ऐसी चाइना की ऐप हैं जिनको अब सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया है। तो पबजी खेलने वाले जो लोग हैं उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई ना कोई नया विकल्प ज़रूर मिलेगा और मेरे ख्याल से हमें पुराने गेमों की तरफ लौटना चाहिए जो हम घरों में बैठ करके खेलते थे अपने परिवार के साथ। तो पबजी का ज़माना अब छोड़ना पड़ेगा सर आपको। जिस तरह आपने टिकटॉक को भुला दिया, अब पबजी को भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। तो चाइना के खिलाफ केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम ज़रूर ये था। बात करें मौसम की तो दिन भर गर्मी खूब थी, बारिश का इंतज़ार ज़रूर है, मस्का खूब है, उमस जिसको कहते हैं वो खूब है। और अब कहीं ना कहीं नए जो मौसम विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार ये है कि अब मौसम अपने अंतिम छोर पे चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं विदा होने वाला है और सवाई माधोपुर ज़िले में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। तो ये ज़रूर आसपास की और अब तक की सबसे प्रमुख खबरें थी। नांदोती से भी खबर आई थी कि वहाँ कुछ कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं आज और उस एरिया को अब जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया है।
बाजी मांगो लोगों की। L&T कंपनी की जो नई रोड बनाई है उसने सीवरेज के ढक्कन कितने ऊंचे हैं इसकी भी एक बार जांच करवाई जाए। शिवरतन जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमने खुद ने इस बात को जा करके देखा है कि कहीं तो जो ढक्कन है वो बड़े नीचे हैं और कहीं उनको सड़क से बहुत ऊंचा कर दिया गया है लोग टकरा कर, और लोग बाग टकरा करके भी गिर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उसने तो पूरी सड़क का जो स्वरूप है ना वही खराब कर दिया। कि आपने इसको किस तरीके से वहाँ सेट किया है ये समझ से परे है। और इस बात को लेकर के L&T के जो अधिकारी हैं उनसे बात ज़रूर की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो भी सड़कों का काम और पेचवर्क उन्होंने किया है वो बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है। शिवरतन जी, ऐसा SDM निवास के सामने ही हो रहा है, काफ़ी लोग उससे घायल भी हो रहे हैं। और रवि जी ने कहा कि जौनपुरिया जी से, बिल्कुल जौनपुरिया जी से भी हम बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए, जी न्यूज़ पोर्टल अपनी हर बात अपने हर बड़े अधिकारी के साथ करने को बिल्कुल तैयार है और तत्पर है। और पाचना के पेज की खुलवाने के लिए किसी से भी बात करनी है तो बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। और इस मुद्दे को हम पीछे भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जरूर जौनपुरिया जी से भी बात करेंगे, सचिन जी से भी हम लगातार प्रयास करेंगे उनसे संपर्क हो जाए हमारा। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर से भी करेंगे, क्योंकि वो भी अहम भूमिका निभा सकते हैं इसमें। बिल्कुल, और क्योंकि उनकी तबीयत इन दिनों नासाज है और वो शायद जयपुर है, मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो 1-2 दिन में आजकल में आ जाएंगे, तो मैं उनसे ज़रूर संपर्क करूंगा। और उम्मीद करते हैं कि पाचना का जो पेच है वो दीपावली से पहले कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा, क्योंकि अब ये मौजूदा जो राजस्थान कांग्रेस सरकार है ना उसके लिए भी कहीं ना कहीं गले की फांस बनेगा। बहुत कुछ दिखाना है अभी काम कांग्रेस सरकार को, चाहे बेरोजगारी भत्ते को लेकर के हो, चाहे किसान कर्ज माफ़ी को लेकर के हो। उनके खुद के मंत्री इस बात को लेकर के समय समय पर गाहे बगाहे ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि साहब अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है और प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा नज़र नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के हम मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। बात करें अगर गंगापुर सिटी की, तो SDM साहब थोड़े से एक्शन में नजर ज़रूर आ रहे हैं। विधायक महोदय भी आज कुशालगढ़ लेक का निरीक्षण करने गए थे, हमारी टीम उनके साथ थी आज। और पंचायत समिति सभागार में भी मीटिंग की है, जन सुनवाई लोगों की है, सफाई को लेकर के, सड़क को लेकर के उन्होंने अधिकारियों से बात की और उनको लताड़ भी लगाई है कि साहब अब बहुत हो चुका है और इन कामों का जल्दी से जल्दी पटाक्षेप कर दिया जाए और लोगों को समस्याओं से निजात दिलवाई जाए। तो इसी तरह की नई अपडेट लेकर के हम आपके पास में और उपस्थित होते रहेंगे। आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखें। और गंगापुर सिटी पोर्टल, जी न्यूज़ पोर्टल लगातार आपको हर अपडेट दिखाता रहता है, हर खबर दिखाता रहता है और लाइव भी हम आपको दिखाते हैं ताकि हर खबर आप तक समय रहते पहुंच पाए। लेकिन आप सबको भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन ज़रूर करना है और अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क ज़रूर रहें और कोशिश ये करें कि खुश रहें और अपनी इम्यूनिटी पावर को लगातार बढ़ाते रहें। बच्चों के जो स्कूल हैं वो उम्मीद करते हैं कि 21 सितंबर के बाद में 9th से और 12th तक के जो विद्यालय हैं वो खुल जाएंगे और बच्चे वहाँ जा पाएंगे, तो ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट पाएगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आज जब शाम को SDM साहब, ADM साहब, विधायक महोदय कुशालगढ़ लेक का निरीक्षण करने गए थे तो उनका रास्ता रोक लिया आवारा पशुओं ने उदय मोड़ पर। पदम जी, बड़ा रोचक नज़ारा था वो देखने लायक कि जानवर वहाँ लड़ रहे थे और काफ़ी देर तक उनकी गाड़ी जाम में फंसी रही। पुलिस वालों ने दौड़कर और उन आवारा पशुओं को भगाया है वहाँ से। हो सकता है विधायक महोदय का वादा वो याद दिलाने के लिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं आवारा पशु जो है ना वो विधायक महोदय को उनका वादा याद दिला रहे थे कि साहब हमको कहीं ना कहीं आपने शिफ्ट करने की बात की थी, लेकिन अभी भी हमारा भविष्य खतरे में है और हम सड़कों पर ही हैं। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ को देखा ज़रूर है वहाँ पर और हमारी टीम उनके साथ ज़रूर थी। तो धीरे धीरे देखते हैं, अब अगर वापस सारी स्थिति सामान्य होती है और लोगों को राहत मिलती है तो अच्छी बात है। गर्मी खूब है और बारिश का इंतज़ार ज़रूर लोगों को है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और शेयर ज़रूर करते रहें हमारी हर खबर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन खबरों को आगे पहुंचा सकें। और बहुत सारे नए कार्यक्रम और बहुत सारी नई चीज़ें अब आपके सामने जी न्यूज़ पोर्टल लेकर के आने वाला है। हमारी पूरी टीम फील्ड में अब सक्रिय है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इतना प्यार और शुभकामनाएं हमको देने के लिए। और जय हिंद, जय भारत।